वसुंधरा टीवी हम सबका है। अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। आज हमारा रेगुलर प्रोग्राम जो होता है स्पॉटलाइट ऑन इंडिया एयर मार्शल कपिल काक साहब के साथ, उसमें आज हमने 2 इश्यूज़ के ऊपर बात करनी है। दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक तो ये है कि सेक्रेटरी ब्लिंकन जो है, उन्होंने विज़िट किया, वज़ीर ख़ारिजा अमेरिका के जो हैं, उन्होंने भारत का दौरा किया। उसमें बुनियादी तौर पर मेरी नज़र में 2-3 इश्यूज़ थे। एक तो अफ़गानिस्तान था और दूसरा क्वाड का सिलसिला चल रहा है, वो भी विद पर्सपेक्टिव ऑफ चाइना। और थिर्डली ह्यूमन राइट्स का भी इशू जो था वो भी, बल्कि मेरी टू माय सरप्राइज चलने से पहले ही स्टेट डिपार्टमेंट ने ये कह दिया जी कि वहाँ पे वो ह्यूमन राइट्स का इशू उठाएंगे। मुझे समझ नहीं आई कि भाई उठाएंगे तो वहाँ पे जाके उठा लें, पहले के उसकी क्या ज़रूरत थी। सेकेंडली जो हमने बात करनी है वो करनी है मिजोरम और आसाम का। वहाँ पे क्लैश हुआ है जिसमें 6 और कुछ लोग कह रहे हैं कि 7 लोग जो हैं पुलिस के वो मारे गए हैं। यानी ये अनप्रेसिडेंटेड है, यानी आपस की स्टेट्स के दरमियान में लड़ाई में ये लोग इतने जो हैं वो घायल हो गए, बहुत सारे 70 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए। तो ये क्या हो रहा है? और इसका ज़ाहिर है कि नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं उनमें मसाइल तो हैं, और ये कोई आज के नहीं है, ये 150 साल पहले से 1876 से लेकर अभी तक ये सिलसिला चल रहा है। 1933 में भी डिमार्केशन हुई थी। तो ये जो सूरत हाल है ये कहाँ पे लेके जाएगी, और जो यूनियन है उसके लिए कोई खतरा तो नहीं है इसमें? इसका ज़रा तजिया करेंगे और जांचने की कोशिश करेंगे एयर मार्शल कपिल काक साहब के साथ कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग हजूर, आदाब नाजरीन को भी। Thank you very much, sir. Thank you for your time. Imaj साहब, to start with Secretary Blinken's visit to India, इसमें क्या-क्या चीज़ें सामने आई हैं और किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं? क्योंकि आप तो स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट हैं, आपकी नज़र जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है आम लोगों से, तो इसको आप कैसे देख रही हैं? देखिए, ये चलते हुए बढ़ते हुए रिश्तों का एक तरीके का मिलन है, कन्वर्जेंसेस हैं। तो वो पहला एक बिग स्टोरी तो वो है, बड़ी कहानी तो वो है। दूसरी जो ताकत और गहराई है अमेरिका और भारत के रिश्तों में, और ख़ासकर जैसे हम कह सकते हैं हिकमत अमली की हिस्सेदारी, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, इस पे एक तरीके की बहस हुई है कि हम इसको कैसे आगे बढ़ाएंगे। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ एडिटोरियल हमारे नेशनल डेलीज ने कहा था लीड एडिट में कि बातचीत के तो काफ़ी भारीपन दिखा, मगर जो डिलीवरेबल्स हैं तो उस पे हमने कुछ हल्कापन देखा। तो मतलब दोनों चीज़ें हम देखते हैं, रिश्ते तो हमेशा कॉम्प्लेक्स होते हैं, खासकर भारत और अमेरिका के। So basically तो high on talk, low on action. अब वो एडिटोरियल ने कहा है, मैं आपके सामने अपनी आवाज सुनाता हूं और बाकी जो हमारी मीडिया की जो अहम बातें हैं वो आपके नाजरीन के सामने, उनको 8 अखबारों में पढ़ने की टाइम नहीं है, टेलीविजन देखना 24 घंटे हो नहीं सकता है। तो हमारी कोशिश जारी रहती है कि हम आपके नाजरीन को, आपकी चैनल की नाजरीन को ये फेमिलियराइज करें। मगर पहली बात तो ये है कि एंटनी ब्लिंकन का ये पहला दौरा, जब ये वज़ीर ख़ारिजा बने हैं अमेरिका के, उससे पहले 2015 में जो बराक ओबामा सदर थे उस वक्त वो नायब ख़ारिजा वज़ीर थे अमेरिका के, तो आए थे। तो मतलब ब्लिंकन इज फेमिलियर विद इंडिया, और उसकी जो मुलाकात इतने सालों से चलती आ रही है पॉलिसी मेकर्स का, ये एक प्रोसेस का एक और कदम आगे बढ़ने का है। खासकर जैसे मुलाकात आपने जिक्र किया है, हमारे वज़ीर आज़म से मिले, वज़ीर ख़ारिजा से मिले, रेसिप्रोकेटरी विजिट था क्योंकि पहले जयशंकर गए थे अमेरिका, तो ये एक तरीके का वापसी का दौरा है। तीसरी बात जो है, असली बात जो है, जो वर्किंग रिलेशनशिप है, वो तैयारी करने का एक मौका था, क्योंकि आपके नाजरीन जानते हैं, एक तो पहली बात जो है, क्वाड की समिट होने वाली है वॉशिंगटन में। दूसरी बात जो है वो हमारे वज़ीर आज़म वहाँ जाएंगे
और एक तरीके की शिखर वार्ता समिट होगी। मोदी और बाइडेन साहब की पहली बार वो मिलेंगे फेस टू फेस, ये भी बहुत ही अहमियत रखता है। और तीसरा जो 2+2, आपको नाज़रीन को समझाऊंगा मैं। 2+2 मतलब वजीर खारजा और वजीर दिफा अमेरिका की तरफ से और हमारी तरफ से, ये एक कंस्ट्रक्ट है जिस पे बातचीत होती है। क्योंकि आजकल के आलम में जब हम सूरत हाल देखते हैं, दिफा और खारजा, ये दोनों सेक्टर्स मिल के एक तरीके की कौमी सलामती या आलमी सलामती में काफ़ी अहमियत रखते हैं। बट सबसे बड़ी बात जो आपने उसका जिक्र किया है वो ये था कि क्वाड के बारे में, ये क्योंकि क्वाड में आप जानते हैं हमेशा चाइना इज द एलिफेंट इन द रूम, तो डायरेक्टली चाइना की बात नहीं उठाई। हाँ, जो रूटीन सामान्य तरीके से हम देखते हैं, खुले समंदर होने चाहिए, सी लेन शुड बी ओपन, जो वहाँ पे हवाई स्पेस है दैट शुड बी ओपन, कोई क्लेम नहीं कर सकता है। और एक तरीके से मैरिटाइम सिक्योरिटी, जो समुद्री सलामती है, उस पर मैंने पहले आपके प्रोग्राम में कहा था। अब फर्क क्वाड में ये है, जब से बाइडेन आए हैं इस कंस्ट्रक्ट को एक्सपैंड किया गया है। आलमी मसले जो हैं, देखिए क्लाइमेट क्राइसिस है, अब कहा जा रहा है कि कम से कम हमारी जो वैक्सीन सिक्योरिटी के लिए जो रॉ मटेरियल की जो जैसे कहते हैं लाइंस हैं, वो खुली रहनी चाहिए, क्योंकि रॉ मटेरियल से ही हम पायदारी कर सकते हैं वैक्सीन को। और अब जब हम बात करते हैं आपके नाजरीन के साथ, मेरे ख्याल में आलम अभी महामारी जो कोविड-19 की थी वहां से बाहर नहीं आया है, अभी तक नहीं आया। जब तक सारे आलम के हर आदमी, हर खातून को वैक्सीनेट नहीं किया जाए, तब तक ये खतरा मौजूद है। वैसे ही जो क्लाइमेट चेंज का है, आप जानते हैं सारे पश्चिमी इलाकाओं में कितनी वाइल्ड फायर्स चलती आ रही हैं, और कई इलाके में हमारे यहाँ देखे आपने हिमाचल वगैरह में पहाड़ गिर रहे हैं, पत्थर नहीं गिर रहे हैं, पहाड़ गिर रहे हैं। तो ये एक आलमी मसला है, आपके चैनल के नाजरीन को ये जानने की काफ़ी ज़रूरत है कि हम शहरी, सारे आलम के शहरी, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा क्या किरदार है कि क्लाइमेट चेंज ऐसा ना हो कि हम जी नहीं सकेंगे, हम बात नहीं कर सकेंगे एक दूसरे से। ये भी है कि उन्होंने, ब्लिंकन साहब ने जवाब नहीं दिया। काफ़ी लोगों ने पूछा क्या आप हिंदुस्तान पे सैंक्शंस लगाएंगे, क्योंकि जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है वह रूस से हिंदुस्तान आ रहा है अगले कुछ महीनों में, तो क्या करेंगे, उसको उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो मतलब एक बड़ा नुअंस की तरह से, बड़ी सटल तरीके से एक दूसरे के जो कन्वर्जेंसेस हैं उस पर काफ़ी एम्फसाइज किया गया, डाइवर्जेंस पे ज़्यादा बात नहीं की गई। और सबसे बड़ी डाइवर्जेंस जो है, आपने मुद्दा उठाया था, वो अफगानिस्तान का है। देखिए बात ये है कि इत्तेफाक ये है कि उन्होंने और हमारे लीडरान ने एक चीज तो बिल्कुल आगे लाई है कि कोई जबरदस्ती से, जोर से, यूज ऑफ फोर्स से, तशद्दुद को इस्तेमाल से अफगानिस्तान पे काबू नहीं पाने देंगे, ये पहला। दूसरा, अगर वो हुआ भी हम उसको रिकग्नाइज नहीं करेंगे, उसका तस्लीम नहीं करेंगे। तीसरा, बड़े प्यार से जयशंकर साहब ने टोनी ब्लिंकन को सुनाया कि आपके अफगानिस्तान के निकलने से एक वैक्यूम पैदा हुआ है और उसका असर वहाँ जो इलाकाई मुल्क ही नहीं पर हिंदुस्तान पे भी पड़ा है। क्यों? क्योंकि वहाँ एक नापायदारी पैदा हो सकती है। हमने देखा है तारीख में, आप भी जानते हैं, अगर वहाँ नापायदारी हो, वहाँ एक शहरी जंग हो, जिसके हम सूरत हाल देख रहे हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि कंधार के हवाई अड्डे पर रॉकेट अटैक हुआ है,
तो मैं समझता हूँ कंधार को देख के, पख्तिया को देख के, गजनी को देख के, हेलमंड को देख के ये प्रोविंसेस है, इस पे तालिबान कब्जा कर सकता है। लेकिन क्या जयशंकर साहब ने उनको बड़े प्यार से ये भी कहा कि आपने जिस ग्रुप के साथ मुलाकात करके, उनके साथ मुज़ाकरात करके आप वहां से निकल गए हैं, उस ग्रुप को हम तो उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन समझते हैं, तो आपने किस कैपेसिटी में उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मुज़ाकरात किए हैं? ये भी कोई बात इस तरह की कुछ की हो? देखिए, मैंने तो एग्जैक्ट टेक्स्ट जो हुई है, ये कुछ बातें जो हैं ये कॉन्फिडेंशियल रहती हैं, वो मीडिया में नहीं आती है, ना तो आप उस पर कमेंट कर सकते हैं, ना तो मैं कर सकता हूँ। मगर जैसे मैंने कहा है कि क्योंकि पहले ही शुरुआत में ही मैंने कहा था कि जो हमारे रिश्ते हैं ताकतवर रिश्ते हैं, आगे बढ़ रहे हैं, कन्वर्जेंसेस हैं, तो इस मतलब ये बहुत ही डेलिकेट डिप्लोमेसी है अमेरिका और हमारी, क्योंकि कहीं तो हमारे नजरिए मिलते नहीं हैं। अफगानिस्तान की बात, अफगानिस्तान के ऊपर तो बिल्कुल ही नहीं मिलता, डायमेट्रिकली बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि मैं जानता हूं, मुझे ये देखिए कि इस पे अगर थोड़ा सा एक तरीके से आप डिफरेंसेस देखेंगे चीन और रूस के और इंडिया के, कई मामलों में तो रूस हमारे साथ है, चीन तो है नहीं। चीन तो खैर एक तरीके से उम्मीद रख रहा है कि वो प्लेयर है। आप जानते हैं 9 लोगों को वांग यी मिले हैं बीजिंग में, वो तालिबान के मुल्ला बरदार गए हैं, उनको कहा क्या कि हम एक दूसरे के कंसर्न्स को फ्रंट बर्नर पे रखेंगे, मतलब आप आएंगे तो आपको इंटरेस्ट में हमें कोई खलल नहीं डालेंगे, ये मुल्ला बरदार ने उनको कहा है। और चीन ने कहा है कि तालिबान इज अ फोर्स इन अफगानिस्तान, तो वो तो हकीकत है, वो तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, इस वक्त वो ताकतवर है, इस वक्त वो डोमिनेंट पोजीशन में है। तो मुझे एक जो बहुत ही अहमियत रखता है कि वो नया एक पॉइंट आया है अफगानिस्तान में, वो है कि एक क्वाड उस एरिया का, जी मरकजी एशिया, जनूबी एशिया, इस पे अमेरिका, उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इस पे इंडिया मौजूद नहीं है। इंडिया नहीं। तो इंडिया ने कहा है कि ठीक है आप कर लीजिएगा, क्योंकि एक तरीके से ख्वाब देखे जा रहे हैं कि ताशकंद से कराची तक अब माल और सामान लेके ट्रकें हजारों तादाद में ये होगा। एक तो वो क्या वो कराची आएंगे, क्या वो ग्वादर पे आएंगे, क्या वो जो हमारा ईरान और हमारा चाबहार का पोर्ट है वहां आएंगे। तो ये एक तरीके से हम देखते हैं ना कि दिलचस्प बात है कि एक तो आज का वक्त है और दूसरा तारीखी वक्त है। आपको याद दिलाना चाहता हूँ आपके नाजरीन को, एक पुराना सिल्क रूट हुआ करता था। एब्सोल्युटली। उस जो है उसमें, उस सिल्क रूट में कंदहार, उस वक्त तो उसको गंधारा कहा जाता था, पुलिस वक्त था वहां पे, और वो कंदहार था, गजनी था और तर्मेज था। ये बहुत ही बड़ी शहर उस वक्त बहुत अहमियत रखते हैं। तो क्या हम देख रहे हैं कि ये कनेक्टिविटी आजकल की स्ट्रेटेजिक आउटलुक में, कनेक्टिविटी इज द थिंग। अगर आप कनेक्टिविटी में मौजूद होते हैं तो मुल्क आगे बढ़ेगा, अगर नहीं होते हैं तो नहीं बढ़ेगा। तो इसमें इंडिया ने क्या कंसर्न शो किया है या ये विलिंगनेस शो की है कि आपने हमें भी उसमें डालना चाहिए था उस स्क्वाड में? नहीं, उस पे उस मीडिया में वो तो कहा होगा नहीं, मतलब वो अमेरिका भी जानता है, हम भी जानते हैं कि अगर उस स्क्वाड में हिंदुस्तान भी आएगा, जो बायलैटरल इश्यूज हैं इंडिया और पाकिस्तान में, वो उसका एक तरीके से शैडो पड़ेगी उसको। वो फिर नॉन इशू तो इंडिया मानता है कि आप देखिए ना, आप जानते हैं मेरे से ज्यादा इन मामलों में कि अगर हमारे और पाकिस्तान में इतना तनाव है, इतने टकराव है, इतनी एक तरह की खराब हालत है हमारे बायलैटरल रिलेशंस की, बट फिर भी हमने डायरेक्टली, इंडिया ने कभी अफगानिस्तान गवर्नमेंट को वो पिछले 20 साल से सरकार हुकूमत करते रहे हैं, कभी डायरेक्टली ऑफेंसिव वेपन्स नहीं दिए हैं। हेलीकॉप्टर दिए हैं, कुछ ट्रेनिंग दी है,
मगर वहां जाना नहीं चाहते हैं क्योंकि पाकिस्तान जानते हैं कि पाकिस्तान की सेंसिटिविटीज पे हमने उनके पैरों पे वी डोंट वांट टू पुट आवर फीट ऑन पाकिस्तान्स फीट, मतलब ये भी एक कंसर्न जारी है। और सबसे बड़ा जो इसमें मुद्दा आया है, जो हिंदुस्तान के वजीर खारजा ने टोनी ब्लिंकन को कहा है कि एक तो आपको अफगानिस्तान सरकार को हवाई फौज की ताकत देनी है, क्योंकि विदाउट एयर पावर तो अफगानिस्तान सरकार को, अशरफ गानी को, और जो इस वक्त वहां पे इंतजामियात हैं तो उनको आप सस्टेन नहीं कर सकते हैं। और दूसरा और ही अहम जो मुद्दा है वो यह है कि बैनुल अक़वामी की माली मदद उनको चाहिए, क्योंकि वहां पे अफगानिस्तान चल नहीं सकता है, सरकार चल नहीं सकती है जब तक कि वहां पे 3 या 4 अरब डॉलर। दिस इज अंडरस्टैंडेबल, लेकिन एक जो डाइवर्जेंस की जो बात हमने शुरू में की थी वो ये है कि जहाँ पे कन्वर्जेंसेस हुई हैं वहाँ पे ये भी डाइवर्जेंस थी कि ह्यूमन राइट्स इशू के ऊपर, जो मुझे समझ नहीं आई कि स्टेट डिपार्टमेंट ने उनके चलने से पहले ही ये स्टेटमेंट देना शुरू कर दी कि जी वहाँ पे वो ह्यूमन राइट्स का मुद्दा उठाएंगे, ये बात करेंगे वहाँ पे। और फिर जाहिर है कि वो जब वहाँ पे आए उन्होंने सिविल सोसाइटी के लोगों से भी मुलाकात की, बल्कि उसमें तो उन्होंने तिब्बत के भी जो नुमाइंदे थे उनसे भी बातचीत की, तो वो भी चाइना वाज अर्क्ड। जी वो ये अच्छा हुआ मैं ये अभी बात करने वाला था, क्योंकि ये इसकी तैयारी की गई थी। आपको याद होगा कि कमला हैरिस ने क्या कहा था कश्मीर के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रमिंदा जयपाल जो जिससे हमारे वजीर खारजा मिल भी नहीं पाए, मिलना उनको बिल्कुल नाकार, वो काम बातचीत हुई नहीं, क्योंकि जयशंकर साहब ने रिफ्यूज किया कि उनके साथ बात करेंगे, क्योंकि उन्होंने भी उस वक्त ह्यूमन राइट्स का मुद्दा, और उस वक्त तो सदर अमेरिका के ट्रंप थे, बाइडेन नहीं थे। तो मतलब इट इज अ कॉल बैक टाइम। देखिए अब आप आ रहे हैं सत्ता में, आप अब हुकूमत कर रहे हैं अमेरिका में, और ये भी एक जानने की जरूरत है कि देखिए ये बात डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसीज जो उनकी है, अंदरूनी कंस्टिट्यूएंसीज डेमोक्रेट्स की, वहाँ लेफ्टिस्ट भी हैं, वहाँ पे एक्टिविस्ट हैं ह्यूमन राइट्स के, डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन में हमेशा इन पे फ्रंट बर्नर पे लाया जाता है। तो इसीलिए चाइना का भी मुद्दा जो है, जो सेंट्रल टिबेटन अथॉरिटी के हेड हैं उनके साथ बात की है। जो सिविल सोसाइटी में मैं आपके नाज़रीन से ये भी कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक इंसानी हकूक की बात हुई है, बड़ा इनडायरेक्टली, यहाँ पे मैं अंग्रेजी यूज करना चाहता हूँ कि उसके मुझे उर्दू के अल्फाज आ नहीं रहे हैं, एक तो बड़ा सटल तरीके से इनडायरेक्टली टोनी ब्लिंकन ने जयशंकर साहब को बताया कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आर्टिकल 370 और जो शामलियात, इंक्लूसिविटी, और जो आपकी जमहूरियत पे थोड़ा सा स्लाइड बैक हुआ है, ये अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल नहीं किए हैं, ये मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। मगर इनडायरेक्ट कॉन्वर्सेशन जो रहा है कि देखिए कुछ जमहूरियत में हम स्लाइड बैक हो रहे हैं आपकी हुकूमत से। और जयशंकर साहब ने भी वापसी पे जवाब में कहा है कि देखिए ये हम दोनों ममालिक की प्रॉब्लम है, आपकी नस्ल रेसिज्म के जो इश्यूज हैं ये तारीखी इश्यूज हैं, इसमें कोई शक नहीं है, तारीखी इश्यूज हमारे यहाँ भी फिरका परस्ती तारीखी इशू है, मगर हमारे यहाँ कुछ बातों में तो हमारी सरकार ने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है, जबकि 370 हटाया गया, 35A हटाया गया, बाइफरकेट किया जम्मू कश्मीर, एक सबसे बड़ी रियासत थी हिंदुस्तान की, तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उनके बातचीत नहीं हुई है। मगर आप और हम जानते हैं कि एलिनेशन बढ़ी हुई है कश्मीर में, नफरत का एक तरीके के इम्पल्सेस देख रहे हैं मरकजी सरकार के। हाँ नॉर्मल सी भी है, मगर जो मिलिटेंसी होती है, मिलिटेंसी एक तो काइनेटिक होती है कि आपने एक पत्थर मारा या कोई गोली चलाई, मगर दूसरा जो दिलो दिमाग की मिलिटेंसी अंदर है वो कभी भी बाहर आ सकती है। तो मेरे ख्याल में यही मुद्दा था जो टोनी ब्लिंकन ने
सुनाया है, मुझे लगता है जो मैं देख रहा हूँ, और इसीलिए जो उन्होंने वो अपनी नस्ल परस्ती का जो मुद्दा अमेरिका हाँ, में है तो उन्होंने उठा उसकी याद दिलाई। ठीक ठीक मगर एक लास्ट में ये कहना चाहता हूँ कि एक बड़ा सबसे बड़ा मुद्दा जो था वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में था। ठीक उभरती तकनीक जो आती है, देखिए ये तो एक मुद्दा उठाया गया कि टेक्नो डेमोक्रेसीज वर्सेस टेक्नो ऑटोक्रेसीज। हाँ तो आपके नाजरीन जानेंगे टेक्नो ऑटोक्रेसीज कौन है, तो जो तकनीक चीन में बनती है। तीसरा है जो कमी है इस वक्त सारे आलम में, आलम में कमी किसकी है? सेमीकंडक्टर्स की है, रेयर अर्थ की है, चिप्स की है। वो कमी कैसे दूर हो जा सकती है, दूर की जा सकती है? क्योंकि चीन में इसमें सबसे बड़ी ताकत है और चीन का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। एक तरीके से थोड़ी सी रुकावट पड़ी है। तो अब इसका हिंदुस्तान के लिए एक हिंट उन्होंने दिया है कि दरवाजा खुला है, आप देखिए। तो वही एक हिंट दिया गया है कि आप इस सेक्टर में आइए। अगर आपने ताकतवर मुल्क बनना है तो आपने टेक्नोलॉजी पावर बनना है। ठीक बात, इसमें तो कोई शक नहीं है। बहुत अच्छा हो गया ये आपने थोड़ा सा डिटेल में, लेकिन बहरहाल कॉम्प्रिहेंसिवली आपने इसको डिस्कस कर लिया। मेरा ख्याल है कि अब दूसरा जो टॉपिक है एयर मार्शल साहब, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वो इंडिया की दाखिली सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट में जो हो रहा है और जिस तरीके से असम और मिजोरम का मामला हुआ है, इसकी बैकग्राउंड तो लोगों को पता ही है कि आसाम में से ये सब लोग सब जो रियासतें हैं ये निकली थी और उनको कार्व आउट किया गया था, और जाहिर है वो भी एक उनके यहाँ एक मामला मौजूद है। लेकिन अब ये जो सूरत हाल है जिसमें 7 लोग या 6 लोग मारे गए और बाकी जख्मी हुए इतने ज़्यादा, 70 से ज़्यादा लोग, तो ये इस हद तक चले जाना, ये अनप्रेसिडेंटेड वायलेंस जो है, ये कैसे हो गई कि एक स्टेट दूसरी स्टेट के लोगों को मार रही, अपने ही लोगों को मार रही? नहीं, मेरे ख्याल में आप ही का अंग्रेजी लफ्ज जो आपने इस्तेमाल किया था अनप्रेसिडेंटेड है ये। ये पिछले 1 साल पहले इसकी एक थोड़ी सी वार्निंग लाइट्स ऑन हुई थी। 2020 में इसकी वार्निंग लाइट्स आई थी, मगर हमारी मरकजी सरकार इन मामलों में ज्यादा काम नहीं किया है उन्होंने। शायद 1 साल मिला, उस वक्त कुछ आगे बढ़ सकते थे। एक तो पहली बात है। दूसरा, ये एक सिस्टमिक ब्रेकडाउन है, एक निज़ामी ब्रेकडाउन है, क्योंकि एक सिस्टम होता है। क्योंकि ये जो बॉर्डर्स मिजोरम और असम के हैं, जैसे आपने बिल्कुल सही फरमाया कि ये सारी स्टेट्स जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, अरुणाचल को छोड़ के, उसको तो नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता था, नीफा, तो उसको छोड़ के सारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स असम से निकली है। तो बॉर्डर्स जो हुए हैं वो एक तरीके से तारीख का एक मुद्दा है। ये तारीखी बॉर्डर्स हैं, जो तारीखी और कल्चरल बॉर्डर्स हैं, क्योंकि ट्राइबल एरियाज हमेशा फॉरेस्टेड इलाका जो होते था, पहाड़ियाँ थी, वहां पे रहते तो उनको अलग रखते थे, ये ब्रिटिश टाइम से है। और जो प्लेन्स हैं उनको अलग रखते थे। तो इस पे क्या हुआ, जैसे आपने खुद फरमाया कि देखिए पहले तो 1875 में पहला डेलिनिएशन हुआ था बॉर्डर्स का, ब्रिटिश टाइम्स पे। उस वक्त मिजोरम उस वक्त था नहीं, लुशाई हिल्स कहा जाता था। लुशाई हिल्स कहते थे, और उसके वो जो हुआ था ये बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन, जिसको बेफर भी कहते हैं, 1873 एक्चुअली। जी हाँ, 1873 में उसकी वो एक्ट बना था और 1875 में लाइन ड्रॉ की गई। तो मिजोरम में बिल्कुल उस पे कोई मुश्किल नहीं थी। मगर फिर जब ब्रिटिश टाइम्स पे टी गार्डन्स को एक्सपेंड करने के लिए जमीन चाहिए, ये मुद्दा जो है ये तो जमीन का मुद्दा है। जैसे मिजो खुद कहते हैं ये माटी मतलब इन हिंदी ये मट्टी की बात है, जमीन की बात है। क्योंकि आजकल ये भी है कि खेत के बाहर तो कोई नौकरियां हैं नहीं, तो खेत बहुत अहमियत रखता है। वो खेत कहाँ है? कुछ फॉरेस्टेड एरियाज में है, कुछ प्लेन्स में है। तो इसके लिए ये जो आइडेंटिटी का मामला है, ये ट्राइबल वर्सेस प्लेन्स है, और खेत और नॉन खेत का मामला है, क्योंकि नौकरियां उस पे हैं। तो इस पे ये बात क्या हुई है कि जब टी एस्टेट्स
आगे एक्सपेंशन हुआ है। 1933 में ब्रिटिश ने एक लाइन लगाई थी, वो मीजोस को बिल्कुल उससे सहमियत नहीं थी। तब से 1933 से कोई 100 साल होने लगे हैं। तो उसके बाद जब स्टेट बनी तब से वो कह रहे हैं कि हमें जो 1875 का जो बाउंड्री है वही उससे हम सहमत हैं, बाकी कोई बाउंड्री आप ड्रॉ करिए, सहमत बिल्कुल नहीं है। तो ये मीजो और असमीज का ये चलता आ रहा है। मुझे लगता है जब तक एक तरीके का इंटरस्टेट बाउंड्री कमीशन ना लगाए, या तो ये सरकार, मरकजी सरकार और जहां भी, और ये तनाव और ये टकराव सिर्फ मिजोरम और असम का नहीं है, ये आपको नागालैंड के साथ भी है, नागालैंड भी है, मेघालय भी है। जी हाँ, बाकी रियासतों की बात की थी आपने। तो यहाँ तक ये बहुत ज्यादा है इस वक्त, और एक हफ्ता से भी ज्यादा हुआ है कि मेरे ख्याल में कल शाम से थोड़ा तनाव कम हुआ है, क्योंकि मरकजी सरकार, वो भी तब मेरा ख्याल है जब अमित शाह साहब ने इनके चीफ मिनिस्टर्स को बिठाया और बातचीत हुई। बिल्कुल, वो आज रिपोर्ट्स भी आई थी हमारे नेशनल डेलीज में, उनकी इंटरवेंशन। अगर वो, मैं कह रहा हूँ कि अमित शाह को अगर इंटरवीन करना था, आज क्यों इंटरवीन करना? तो पहले 26 तारीख को क्यों नहीं किया? पूरा एक हफ्ता हुआ, 8 दिन हुए हैं। उस दिन अगर वो करते, वहां जाते, चीफ मिनिस्टर से बात करते, उनको एक दूसरे से मिलवा के एक टेम्पररी एक तरीके का रोल बैक करते, कम से कम स्टैंड ऑफ को कम करते, तो फिर इतना तनाव नहीं बढ़ता। और जैसे आपने खुद ही फरमाया है, 7 लोगों की मौत हुई है, 71 लोग घायल हुए हैं, इंजर्ड हुए हैं। तो मुझे लगता है कि कोई ना कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि एक तो इसमें एक्सटर्नल डायमेंशन भी है। देखिए, ड्रग ट्रैफिकिंग होती है उस एरिया में, गोल्डन ट्रायंगल, जो फेमस गोल्डन ट्रायंगल है, वो इसके साथ ही है, जुड़ा हुआ है। तो मिजोरम से असम और बाकी सारे हिंदुस्तान में ड्रग्स आते हैं, तो उसको कैसे आप रोकेंगे? तीसरा, एक तो अभी का सोचना है, मीडियम टर्म सोचना है, लंबी दूरी का सोचना है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ देयर शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है हमारे यहाँ, इंटरस्टेट काउंसिल, उसको एक्टिवेट नहीं किया गया, ये पहली बात। दूसरा, ये बहुत ही एक तरीके आयरॉनिक सिचुएशन है कि हमारी मरकजी सरकार बीजेपी की सरकार है, इन दोनों रियासतों में बीजेपी सरकार है, उनकी, बल्कि इसको नेडा भी कहते हैं, सरकार है, अपने ही लोग हैं और एक दूसरे को मार रहे हैं। तो ये बड़ा अजीब लगता है हमें, आपको तो और ही अजीब लगेगा ये हो क्या रहा। मुझे भी यकीन ही नहीं आ रहा था, मैं तो सोच रहा था कि ये क्या, कैसे मुमकिन है, मैं तो यकीन नहीं कर पाया। ये देखिए, ये तो एक इसमें कोई इंटरनेशनल आउटसाइड फैक्टर्स भी हैं कुछ? नहीं, आउटसाइड फैक्टर्स नहीं है। पहले एक वक्त हुआ करता था, चीन थोड़ा उस एरिया में काफी एक तरीके का प्रेजेंस दिखा रहा था। ये 60 और 70 की बात है, मगर इतने 50 सालों में हमने देखा है कि जो बिल्कुल इनके साथ ममालिक हैं, क्योंकि इसके आर पार ही बिल्कुल म्यांमार आता है ना, तो वहां पे भी आप जानते हैं क्या हो रहा है। एक्सटर्नल बात नहीं है, मगर ये है कि देखिए, एक तो कोर्ट मॉनिटर्ड, एक अगले कुछ हफ्तों में, महीनों में, सालों में ये मसला जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का है, इसको दूर करना है, ताकि एक तरीके से बरकरार पायदारी रहे। और ऐसे हादसे जो सारा मुल्क देखता है आजकल, मीडिया ये है कि आपको वियतनाम से वैंकूवर और जोहानिसबर्ग से जोराट, सारे के सारे ममालिक देख रहे हैं क्या हो रहा है एक मुल्क में, 2 रियासतें एक दूसरे को नहीं। देखिए, ये मशीन गन, लाइट मशीन गन्स का इस्तेमाल, पुलिस एक रियासत की पुलिस दूसरे रियासत की पुलिस को निशान बना रही है, तो मेरे ख्याल में ये दर्दनाक है। मगर बाउंड्री को एक और, हमारे करीब दोस्त थे बीजी वर्गीस, आप जानते होंगे, बहुत ही मशहूर जर्नलिस्ट थे हिंदुस्तान के, उन्होंने एक बार एक प्रपोजल दिया था कि उसको फॉलो अप भी किया गया है कि बॉर्डर्स को
ये एक सबक हमें ही नहीं है, हिंदुस्तान हाँ। के लिए नहीं है, आपके लिए है, पाकिस्तान के लिए है, बाकी ममालिक के लिए है, क्योंकि आप जानते हैं पाकिस्तान में भी ट्राइबल एरियाज हैं जी हाँ, जी हाँ, और जी हाँ। प्लेन्स एरियाज हैं, तो काफी टकराव वहां भी बिल्कुल, होता है। तो एक जो बाउंड्रीज हैं उनको एक बाउंड्रीज ऑफ पीस और डेवलपमेंट बनाइए, हाँ, वहां पे आईटी पार्क्स रहिए, टूरिज्म बिल्कुल, डेस्टिनेशंस बिल्कुल। दिखाइए, ताकि एक बाउंड्री के आर पार जो रियासतें हैं, उनके हाँ, लोग हैं, वो स्टेक होल्डर्स बने कि हाँ। ये बाउंड्री जो है, ये बाउंड्री उनको आप एक डिवाइड दूसरे ना से करे। काट ना दीजिए ना, उनको एक दूसरे से मिलने दीजिए। हाँ, जी, बिल्कुल ठीक। बहुत-बहुत शुक्रिया तो इमाम साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट दोनों थैंक इश्यूज़ थे जिनको आपने टेक अप किया आज और माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से किया। यू वेरी मच, राबता थैंक यू रहेगा। वेरी मच थैंक यू इकरार वेरी मच फॉर साहब। योर टाइम और नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह मुलाकात होगी जी। थैंक यू वेरी मच। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू कन्वर्स विद यू, क्योंकि थैंक यू। आप तो काम तो आप ज्यादा करते हैं, मैं तो सिर्फ थोड़ा थोड़ा बोलता हूँ, मगर आपकी रिसर्च मेरे से ज्यादा है, इसमें नहीं, कोई नहीं, शक बड़ी नहीं। मेहरबानी। बहुत शुक्रिया। आई एम हम्बल्ड एंड थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूं इसरार अहमद कसाना। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर अनवर बेग साहब। बदलती हुई सियासी, समाजी और बैनुल-अक़वामी सूरत-ए-हाल पर तबसरा, सियासतदानों और तज्ज़िया निगारों से खुसूसी गुफ्तगू। देखिए प्रोग्राम इसरार कसाना शो